Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS, and today in our Target Prelims 2021 series, we'll be covering a very important topic related to polity, that is Controller and Auditor General of India, that is CAG. CAG is one of the four bulwarks of democracy. The other three are Election Commission of India, Supreme Court of India and UPSC, that is Union Public Service Commission. किसी भी देश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की बात हो तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का जो सारा जिम्मा है, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे. इलेक्शन कमीशन इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, बी इट टू स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. नाउ अभी ये चीज़ देखो कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल प्ले कर दिया. इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स को एमपीज बना के उन्हें लोकसभा या राज्यसभा तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब जो ये एमपीज हैं, ये जो भी एक्ट्स पास करेंगे, जो भी बिल्स पास करेंगे, बिल्स को पास करके एक्ट्स बनाएंगे. अब ये जो एक्ट्स है, वेदर दीज आर इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विद द प्रोविजंस, द एथिक्स, द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ देखेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके साथ ही देन कम्स द रोल ऑफ यूपीएससी, बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हम लोगों ने अभी बात की, दैट एमपीज आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट दीज एमपीज आर इमेच्योर. इन लोगों को इतनी ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है. एंड हेयर कम्स द रोल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी. और ब्यूरोक्रेसी को सिस्टम में रिक्रूट करने का रोल जो प्ले करती है वो है यूपीएससी. यूपीएससी इज़ द वन दैट रिक्रूट्स दिस ब्यूरोक्रेट्स इन आवर सिस्टम. और उसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लिस्ट कम्स द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. ठीक है, तो इस तरीके से कैग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में. और अभी हम देखेंगे कि कैग रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, और फिर उसके बाद हम इसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो कैग वॉज रिसेंटली वेरी मच इन न्यूज़. अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसमें हमें शफलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली है. और उसके बाद अभी कैग की कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं. सबसे पहले जो कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कैग हैज सेड दैट भारत नेट क्वालिटी poor despite payments to CSC, that is कॉमन सर्विस सेंटर्स. भारत नेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर इनिशिएटिव है फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी. इंटरनेट को सारे इंडिया के नुक एंड कॉर्नर तक लेके जाना, वो मेजर एम है भारत नेट इनिशिएटिव का. और इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है दैट इज CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स. नाउ कैग की रिपोर्ट में व्हाट वी हैव सीन इज कैग इज सेइंग कि जो CSC है वो अपना रोल इतनी अच्छे तरीके से नहीं निभा रही है. CSC की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं डिलेज देखे जा रहे हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ में हमें बहुत सारे लूप होल्स भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे जो टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क. एंड एज अ रिजल्ट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है रूरल इंडिया तक, वो एक पुअर क्वालिटी की हमें देखने को मिल रही है. ये कैग की रिपोर्ट में अभी रिसेंटली देखने में आया है. और दूसरी न्यूज़ जो कैग के से रिगार्डिंग, कैग से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है वो है कि अभी एक चीज़ सबसे पहले ये समझो कि जो कैग है वो फाइनेंशियली अकाउंटेबल बनाता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की तरफ. गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबल बनाता है. और कैग फाइनेंशियली अकाउंटेबल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल बनाता है. तो कैग जो भी अपनी रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ ऑडिट सेंटर की रिपोर्ट्स को नहीं करेगा, सेंटर की एक्टिविटीज़ को ऑडिट नहीं करेगा, जो स्टेट है उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कैग ऑडिट करेगा. ठीक है, तो अभी रिसेंटली कैग ने जो असम गवर्नमेंट है उनकी एक्टिविटीज़ को ऑडिट किया है. एंड कैग pulls up Assam government on pension scheme for families of deceased staff. कैग इज सेइंग के जो असम गवर्नमेंट की जो डिसीज्ड स्टाफ है, जो डिसीज्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो असम गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लेके आई है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हमें देखने को मिल रहे हैं.
कैग इज सेइंग कि ऐसी स्कीम्स ऑलरेडी असम गवर्नमेंट चला रही है, सो देयर वाज नो नीड फॉर दिस एडिशनल स्कीम। एंड ऑल्सो कैग इज सेइंग कि अभी कोविड का फेज चल रहा है और कोविड के फेज में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को कोई ऐसी नई स्कीम नहीं लेके आना चाहिए। एंड ऑल्सो कैग इज सेइंग कि जो ये नई स्कीम है वो एडिशनल बर्डन है स्टेट एक्सचेकर पे। सो कैग ने इस तरीके से जो असम गवर्नमेंट है उनको इस जो ये नई स्कीम लेके आए हैं उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कहा गया है। एंड ऑल्सो कैग वॉज इन द मंथ ऑफ मार्च, कैग वॉज वेरी मच इन न्यूज़ बिकॉज एक RTI फाइल हुई थी बाय इंडियन एक्सप्रेस, और उस RTI के रिप्लाई में जो रिप्लाई आया है उसमें यह देखा गया है कि जो 2014, 15, 2014, 15 में कैग जितनी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट, हमें बहुत ज़्यादा एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला है। 75% ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अगर 2014-15 में 55 रिपोर्ट्स हर साल कैग पार्लियामेंट में पेश करती थी, तो 2020 में सिर्फ 14 रिपोर्ट्स ही पार्लियामेंट में लाई गई हैं थ्रू कैग। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कि जो 2014-15 में जो कैग, उस टाइम UPA की गवर्नमेंट थी और कैग की बहुत सारी विनोद राय उस टाइम पे कैग थे और उन्होंने बहुत सारी जो गवर्नमेंट का माल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उनके माल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ करप्शन को लेके बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स लाई थी, बी इट 2G स्कैम हो गया या फिर कोल स्कैम, अदर्स हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्कैम्स थे उनको अनफर्ल किया था कैग ने। तो इसी वजह से जो उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कैग की रिपोर्ट्स के थ्रू ही बहुत एक मेजर प्रोपेगेंडा किया था, इन कैग की रिपोर्ट्स को वाइडली यूज़ किया था फॉर देयर इलेक्शन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कांग्रेस, सेइंग कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है बहुत ही एक करप्ट गवर्नमेंट है। लेकिन अभी जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो अभी RTI फाइल की थी, उस RTI में ये देखा गया है पिछले 5 साल में जो कैग की रिपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। और जो ex-IAS ऑफिसर हैं जवाहर सरकार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ही सेड कि कैग अपने जो रोल है उसको इतनी बखूबी अभी हाल फिलहाल में नहीं निभा रहा है बिकॉज डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही एक मेजर इशू था, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट था और कैग ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है और उस चीज़ पे भी एक भी कैग की रिपोर्ट नहीं आई है। बट जब कैग से इस सारी चीज़ के बारे में पूछा गया, दे आर सेइंग कि हम जो डे टू डे जो हर साल हमारी मेजर 3 रिपोर्ट्स आती है फाइनेंशियल ऑडिट को लेके या फिर एप्रोप्रिएशन ऑडिट को लेके, हम वो 3 रिपोर्ट्स बखूबी हमने हर साल भेजी है। यस देयर इज़ अ ड्रॉप, हाँ एक ड्रॉप ज़रूर हमें देखने को मिला है कैग की रिपोर्ट्स में, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। ये कैग की रिप्लाई था इन जो सारा इशू है उसमें। ठीक है, तो अब कैग से रिलेटेड ही जो सारी मेजर इंफॉर्मेशन है उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैग है क्या। ओके, सो व्हाट इज कैग? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, एंड कैग, अभी एक चीज़ समझो कि कैग की ज़रूरत क्यों थी, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल तो है ही, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ना तो इतना ज़्यादा टाइम है और ना ही इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है कि वो जो गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटेल में स्टडी कर सके। और यहाँ पे रोल आता है कैग का, जो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। कैग इज़ एन IAS ऑफिसर जो हु हेड्स इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड ही इज़ द वन हु यूजेज हिज एक्सपर्टीज़, जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है उनको डिटेल में स्टडी करने का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। एंड ही इज़ ऑल्सो द चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। हमने अभी बात की दैट इट इज़ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द अकाउंटेबिलिटी, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हु it is the institution through which the accountability of the government and other public authorities to parliament and state legislature is ensured। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, जो कैग है वो सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स ही नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। और ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना दैट कैग इज़ रिस्पॉन्सिबल
फॉर बोथ ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे ऑल दोज आर्टिकल्स रिलेटेड टू कैग। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी दैट आर्टिकल 148 टू 151 दीज डील विद कैग। नाउ आर्टिकल 148 talks about appointment, oath and conditions of service of CAG. Article 148 talks about appointment, oath and conditions of service of CAG. So CAG is basically appointed by President of India और उनका जो रिमूवल का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ग्राउंड्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं, दैट इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और जो सारा प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो कैग की ओथ है वो भी होती है, वो ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके बिहाफ में द पर्सन हु इज सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो ओथ कंडक्ट करवाएंगे कैग की। कंडीशंस ऑफ सर्विस जैसे कि उनका टेन्योर कितना होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी बाकी कंडीशन, उनकी सर्विस कंडीशंस बाकी किस तरीके से होंगी, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कैग की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी सर्विस की वो किस तरीके से होंगी। अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि एक बार जब कैग ऑफिस में आ गए तो उनकी जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो चेंज नहीं हो सकती, एंड देयर टेन्योर इज 6 और 65 years of age, whichever is earlier. क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 149 दिस टॉक्स अबाउट ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी दैट कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को तो ऑडिट करेगा ही, साथ ही में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और उसके साथ ही जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड है या कंटिजेंसी फंड है, उनमें से जो भी पैसा बाहर आ रहा है उसका भी डिटेल्ड ऑडिट करेगा कैग। और उसके साथ ही अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कैग को कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट कोई कंपनी है और या फिर लोकल बॉडीज़ है, उनकी भी अगर अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैग को दी जा सकती है विद जब प्रेसिडेंट या गवर्नर स्पेशली कैग को बोलेंगे। ठीक है, सो दीज वर द मेजर ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। अभी इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है कि जो सेंटर है या स्टेट है वो अपने अकाउंट्स को किस तरीके से मैनेज करेगा वो बताएगा उन्हें प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ कैग। ये है आर्टिकल 150। I repeat, the accounts of union and states should be kept in such form as the president may on the advice of कैग प्रिस्क्राइब। जिस तरीके से भी प्रेसिडेंट कहेगा ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, उसी तरीके से जो यूनियन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। और उसके बाद आर्टिकल 151 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात आती है कैग की रिपोर्ट्स की। द रिपोर्ट्स ऑफ कैग relating to the accounts of union and state shall be submitted to the president and governor who shall cause them to be laid before each house of parliament or state legislature। अब इसमें हम we just talked about कि जो कैग है वो रिपोर्ट्स पेश करता है। कैग बेसिकली 3 रिपोर्ट्स पेश करता है प्रेसिडेंट को इन द केस ऑफ सेंटर, और गवर्नर को रिपोर्ट्स पेश करेगा इन द केस ऑफ स्टेट। ठीक है, जो 3 रिपोर्ट्स हैं वो पहले प्रेसिडेंट को जाएंगी, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में वही रिपोर्ट्स आगे पेश करेगा। और वैसे ही जो प्रेसिडेंट है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक कर रहा है तो वो रिपोर्ट्स भेजेगा सबसे पहले गवर्नर को, और गवर्नर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में वो रिपोर्ट्स पेश करेगा। अब कैग बेसिकली 3 रिपोर्ट्स पेश करता है। कैग बेसिकली 3 रिपोर्ट्स पेश करता है। सबसे पहली एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, then we have financial report, and then we have report on public undertakings. Now in appropriation audit report
एप्रोप्रिएशन में कैग ये देखेगा कि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ के लिए पैसा मांगा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब उस मिनिस्ट्री को बच्चों के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम स्टार्ट करनी है। अब वो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट सेंटर से, पार्लियामेंट से ग्रांट्स मांगेगी एंड द कैग वुड सी कि जो मिनिस्ट्री है उसने जितने ग्रांट्स मांगे हैं, फॉर एग्जांपल उस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ रुपया किसी स्कीम के लिए मांगा है, बच्चों के लिए स्कीम उन्होंने, एंड दिस मिनिस्ट्री वुड हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है और हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, किसी पर्टिकुलर स्कीम चलाने के लिए हमें वो पैसा चाहिए और वो स्कीम इम्प्लीमेंट किस तरीके से की जाएगी। अब यहाँ पे बाद में आएगा रोल कैग का। कैग वुड सी कि मिनिस्ट्री ने जितना पैसा मांगा था क्या वो उतना ही पैसा यूज़ कर रही है, उससे ज़्यादा या कम पैसा तो मिनिस्ट्री यूज़ नहीं कर रही है। और उन्होंने जिस स्कीम के लिए मांगा था, फॉर एग्जांपल उस मिनिस्ट्री ने अगर बच्चों की वेलफेयर के लिए कोई स्कीम स्टार्ट की है तो उसी स्कीम के लिए उस मिनिस्ट्री को वो पैसा यूज़ करना होगा। एंड इफ़ द मिनिस्ट्री हैज़ सेड कि ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे उनको ये अथॉरिटी होगी, उनको ये पावर होगी कि वो उस पैसे को रीजनल लेवल पे किस तरीके से यूज़ करना है। तो कैग वुड सी के जो डीसीज हैं क्या उनके पास एक्चुअल में वो पैसा जा रहा है और वो डीसीज किस तरीके से उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑडिट के पैसा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब देखेगी कैग थ्रू इट्स एप्रोप्रिएशन ऑडिट रिपोर्ट। एंड देन कम्स कैग्स सेकंड रिपोर्ट, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैग वुड सी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द बजट। कैग देखेगी कि गवर्नमेंट जितना पैसा कह रही है क्या उतना ही पैसा वाकई में गवर्नमेंट के पास आया है, उतना रेवेन्यू एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास जनरेट हुआ है, और गवर्नमेंट जितना बजट में कह रही है कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा क्या वाकई में गवर्नमेंट का उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये आएगा जो कैग की फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें, ठीक है। एंड देन वी हैव पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑडिट रिपोर्ट। पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बहुत सारा पैसा कलेक्ट करती है, और उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो भी कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो कंपनीज हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड की जा रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ थ्रू देखेगा कैग इन देयर रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये जो तीनों रिपोर्ट्स हैं ये पहले जाएंगी प्रेसिडेंट के पास, व्हेन इट कम्स टू सेंटर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और वो ये रिपोर्ट्स आगे पेश किए जाएंगे पार्लियामेंट में। और ऐसे ही स्टेट का, अगर स्टेट के अकाउंट्स जो कैग है वो चेक कर रहा है तो पहले गवर्नर के पास जाएंगी और फिर उसके बाद गवर्नर इन्हीं रिपोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ कैग। हमने प्रीवियस स्लाइड में वैसे इसके बारे में बात कर ली है। सो कैग देखेगा वेदर द मनी शोन इन द अकाउंट्स। कैग वुड सी कि जितनी मनी अकाउंट्स में शो की गई है एज हैविंग बीन डिस्बर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल, क्या जो पैसा शो किया जा रहा है वो उसी मिनिस्ट्री को एक्चुअल में एलोकेट हुआ है। एंड कैग वुड ऑल्सो सी कि जिस मिनिस्ट्री को, जिस अथॉरिटी को एक्चुअल में वो पैसा मिला है क्या वही अथॉरिटी यूज़ कर रही है। एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, कि जो कोई मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री के आगे जो डिपार्टमेंट है जिसको पैसा एक्चुअल में एलोकेट हुआ है, क्या वाकई में वही डिपार्टमेंट उसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो पैसा यूज़ कर रहा है कि नहीं। ये रोल है कैग का। एंड उसके बाद कैग वुड ऑल्सो सी कि जो पैसा है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। प्रोप्राइटी ऑडिट भी करेगी कैग, लीगल और फाइनेंशियल ऑडिट के साथ प्रोप्राइटी ऑडिट भी कर सकती है। प्रोप्राइटी ऑडिट मींस कि जिस तरीके से पैसा यूज़ हो रहा है उसमें किसी तरीके से पैसे की वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट के थ्रू करप्शन का कोई केस सामने तो नहीं आ रहा है। विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी, ये चीज़ें भी देखेगी कैग थ्रू देयर प्रोप्राइटी ऑडिट। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोप्राइटी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। कैग चाहे तो सिर्फ फाइनेंसिस के जितना पैसा आया है उतना ही यूज़ हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स फाइनेंशियल और लीगल ऑडिट तक भी कैग सीमित रह सकती है। प्रोप्राइटी ऑडिट दैट मीन्स के पैसे की वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें देखना कैग के लिए मैंडेटरी नहीं है। एंड देन अभी एक चीज़ आपको और याद रखनी है यहाँ पे, दैट हमने अभी कहा कि कैग इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
लेकिन इंडिया में जो कैग है वो सिर्फ ऑडिट का काम ही करता है, कंट्रोलर का काम कैग नहीं करता है। ब्रिटेन में अगर आपको पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो पहले कैग की परमिशन लेनी पड़ती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जब भी पैसा निकलेगा पहले कैग की परमिशन ली जाएगी। लेकिन इंडिया में वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में कैग का जो रोल है वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम, के पैसा ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, उसके बाद कैग देखेगा कि पैसा सही ढंग से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। पैसा निकालने के वक्त, यूज़ करने के वक्त कैग से परमिशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेज दिस ऑफिस टू बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाउएवर इन प्रैक्टिस the incumbent officer is fulfilling the role of an auditor general only and not that of controller। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कुछ इश्यूज के रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ कैग। सबसे पहले गवर्नमेंट इन एक्शन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गवर्नमेंट इन एक्शन। अब कैग का बेसिकली रोल है कि वो जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, उनके अकाउंट्स हैं, उनको ऑडिट करके रिपोर्ट पार्लियामेंट तक भेजेगा। लेकिन पार्लियामेंट में जाके वो रिपोर्ट्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जो पार्लियामेंट है वो उन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई एक्शन ले रही है या नहीं ले रही, वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी सिचुएशंस में ये देखा गया है कि कैग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बहुत बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट की इनएक्शन हमें देखने को मिली है। एंड द अदर जो मेजर इशू है वो है पीरियोडिसिटी। कैग को रिपोर्ट्स अपनी जो पार्लियामेंट में ले जानी होती है, कैग बहुत बार अपनी रिपोर्ट्स ले जाने में डिले कर देता है और इसीलिए पीरियोडिसिटी का इशू बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। बिकॉज कैग के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि उनको 5 महीने या 6 महीने में किसी रिपोर्ट को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। ये ऐसी कोई टाइम लिमिट ना होने की वजह से कैग की एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा ढीलापन हमें देखने को ज़रूर मिलता है। एंड देन वी हैव लेस इंडिपेंडेंस। लेस इंडिपेंडेंसीज के जो कैग है, अगर उसकी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट तक पहुंचाई नहीं जा रही है, कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश कर दी है लेकिन वो रिपोर्ट्स 1 या 2 महीने में पार्लियामेंट तक ले जाई नहीं गई हैं, कैग उन सिचुएशंस में, उन कंडीशंस में अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में पब्लिसाइज नहीं कर सकता है। दैट मीन्स जो कैग का ऑफिस है, कैग की जो पोजीशन है, दैट इज़ नॉट दैट मच इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड देन वी हैव पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस स्लाइड एज वेल के पोस्ट एक्सपेंडिचर है, कैग इज नॉट द एक्चुअल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सारा पैसा स्पेंड हो चुका है, पैसा खर्च होने के बाद उसका पोस्टमार्टम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कैग की। पैसा खर्च होने के बाद कैग देखेगा कि पैसा सही ढंग से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। पैसा खर्च करने के वक्त या फिर खर्च करने से पहले जो कैग है उसकी परमिशन नहीं ली जाएगी। एंड देन वी हैव प्रोप्राइटी ऑडिट। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि कैग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंडेटरी है कैग के लिए, वो है फाइनेंशियल ऑडिट करना और लीगल ऑडिट करना कि पैसा, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है और किस बॉडी के अंडर वो पैसा है या नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैग की। प्रोप्राइटी ऑडिट इज के जब कैग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ के ये देखता है कि कहीं करप्शन का इशू तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, और या फिर के जो कैग है वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ भी सजेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट को कि अगर किसी एक तरीके से मनी को स्पेंड किया गया है, कैग कैन ऑल्सो सजेस्ट एडवाइस द गवर्नमेंट कि आप किसी और तरीके से वो जो मनी है उसको बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से उस मनी को यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ प्रोप्राइटी ऑडिट। और ये कैग के लिए मैंडेटरी नहीं है प्रोप्राइटी ऑडिट। कैग की विश पे है कि वो प्रोप्राइटी ऑडिट करे या ना करे। टू लुक इनटू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ प्रोप्राइटी ऑडिट। तो ये कुछ इश्यूज थे मेजर जो कैग से रिलेटेड हैं। लेकिन आई वुड कंक्लूड माई सेशन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु सेज दैट कैग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेज कि हमें इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लानी है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ हो सकता है थ्रू द ऑफिस ऑफ कैग। तो जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने कैग के ऑफिस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस माना है। एंड जो कैग है वो पिछले बहुत सालों से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभा भी रहा है। थोड़े बहुत लूपहोल्स कैग के जो ऑफिस है उसमें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें देखने को मिले हैं। हमने प्रीवियस जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बात भी की थी कि जो कैग की रिपोर्ट्स हैं ओवर द पास्ट 5 years कहीं ना कहीं कम हुई है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, राइट।
सो दिस वॉज द ऑफिस ऑफ कैग जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू.